बाजार गई थी। मैं बहुत दिनों से बाजार जाना चाहती थी, लेकिन वक्त ही नहीं मिलता था। आज रविवार था और पति भी घर पर थी, तो नाश्ता करने के बाद हम लोग बाजार आ गए। अभी मैं कुछ चीजें देख ही रही थी कि किसी ने मुझे पीछे से आवाज लगाई। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो अचानक एक साधु बाबा मेरे पास आ गए। इससे पहले कि वे मुझसे भिक्षा मांगते, आशीर्वाद देना शुरू कर देते, उससे पहले ही मैंने उन्हें भिक्षा में 100 का नोट हाथ में दे दिया। पैसे देकर मैं जैसे ही मुड़ी, उन्होंने मेरा पल्लू पकड़ लिया और बोले, देवी जी पैसे वापस ले लीजिए। उनकी ये बात सुनकर मुझे अजीब लगा। ये पहले साधु बाबा होंगे जो पैसे लौटा रहे थे। रख लीजिए, क्या हुआ, मैंने बोला। वो फिर से मेरा पल्लू पकड़कर बोले, तुम वही हो ना? यह सुनकर मैं दंग रह गई। तभी वह मेरे पांव पकड़कर बोले, देवी जी मुझे पैसे नहीं चाहिए, बल्कि मेरे चेहरे पर थप्पड़ मारो। यह कहकर वो खुद को दोनों हाथों से थप्पड़ मारने लगे। यह देखकर मैं डरकर तुरंत पति का हाथ खींचकर बोली, नवीन चलिए घर चलते हैं। उन्होंने मुझे समझाने की कोशिश की कि मैं आई हूँ तो शॉपिंग करके घर जाऊँ, लेकिन मैं तैयार नहीं थी। मैं बहुत डरी हुई थी। मैं वहाँ रुक नहीं सकती थी और ना ही अब मैं चैन से शॉपिंग कर सकती थी। इसलिए मैं उन्हें लेकर कार में बैठ गई और बिना शॉपिंग किए ही घर लौट आई। अगले दिन मैं उसी पागल साधु के बारे में सोच रही थी कि तभी मेरी नौकरानी ने आकर मुझसे कहा कि मैम साहब बाहर कोई आया है और भी आपसे मिलना चाहता है। मुझसे? कौन है? चलो मैं देखती हूँ। मैं जैसे ही दुपट्टा ओढ़कर बाहर गई तो देखकर दंग रह गई कि वही साधु बाबा गेट पर खड़ा था। मैंने उसी वक्त गेट बंद कर दिया और तुरंत अंदर आ गई। मुझे बहुत घबराहट हो रही थी। मैं ये सोचकर चिंतित थी कि घर पर मैं अकेली हूँ। मैंने अंदर आकर सुकून की सांस ली और सोचने लगी कि यह साधु बाबा मेरे घर तक कैसे पहुँच गया और ये मेरा पीछा क्यों कर रहा है। मैंने बहुत सोचा, लेकिन मैं किसी नतीजे पर नहीं पहुंची। शाम को जब नवीन घर आए तो मैंने उनको साधु बाबा के बारे में कुछ नहीं कहा, क्योंकि वे थके हुए थे और बिना वजह परेशान हो जाते। लेकिन अब वो रोज मेरे घर के बाहर चक्कर लगाता और कभी कभी दरवाजा खटखटाता और कहता, बाबा की बात सुन लो। लेकिन मैं गेट नहीं खोलती थी। उनकी बात सुनना तो दूर की बात, मैं डर के साए में जी रही थी। मेरी रातों की नींद उड़ गई थी। डर के मारे अचानक से आंख खुल जाती और दोबारा सोने की कोशिश में रात गुजर जाती थी। इसी तरह कई दिन बीत गए। मैं सोचती रहती कि आखिर ये बाबा मुझसे क्या बात करना चाहता है। मैं तो जानती तक नहीं। उस दिन मैंने इसे पहली बार देखा था। एक दिन मैंने तंग आकर अपने पति को सारी बात बता दी। नवीन, आपको वह साधु बाबा याद है ना? कौन सा साधु बाबा? नवीन ने चाय पीते हुए कहा, वही जो उस दिन बाजार में मिला था, अजीब सा पागल था। मैंने बताया, अच्छा वो पागल जिसके डर के मारे तुमने शॉपिंग नहीं की थी और वापस घर आ गई थी? उन्होंने याद करके हंसते हुए कहा, तुम्हें अभी भी उससे डर लग रहा है? इस घटना को तो काफी समय हो गया है। तब मैंने उन्हें बताया कि वही साधु बाबा हर दिन हमारे घर के चक्कर लगाते हैं और बार बार यही कहते हैं कि वह मुझसे कुछ बात करना चाहते हैं। अच्छा, उन्होंने हैरानी से बोला, अजीब बात है। उस साधु बाबा को भला तुमसे क्या बात करनी है? यही तो मैं सोच रही हूँ कि आखिर उसको मुझसे क्या काम होगा। फिर एक दिन मैंने साधु बाबा को नवीन की मौजूदगी में अंदर बुला लिया और जब वह अंदर दाखिल हुआ तो अचानक मेरी नजर उस साधु बाबा के कपड़ों में छुपे हुए हाथ पर पड़ी, जिस पर वह चीज बनी हुई थी जिसे देखकर मेरी रूह कांप गई थी। तो कहानी शुरू होती है अब। मेरे कॉलेज के दिनों में मैं एक बहुत ही सीधी सादी और साधारण सी लड़की थी। मुझे अच्छे बुरे की कोई पहचान नहीं थी। दुनिया में क्या हो रहा था उसमें मुझे कोई दिलचस्पी नहीं थी। मैं अपनी मौज में रहती थी। कॉलेज से सीधे घर आती थी और घर से सीधे कॉलेज। घर आकर खाना खाकर सो जाती और रात को खाना बनाने के वक्त माँ का हाथ बटाती। हम दो बहनें थीं
और मैं छोटी थी। बड़ी बहन की सगाई हो गई थी और अगले महीने में शादी भी होने वाली थी। मैं इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन मेरे माता पिता को मुझे पढ़ाना ही था, इसलिए मैं मेहनत करके पास हो जाती थी। इसी तरह मेरे दिन बीत रहे थे कि एक दिन मैं अपने दोस्तों के साथ कॉलेज से वापस आ रही थी तो एक लड़का खड़ा होकर मुझे घूर रहा था। मैंने भी उसे देखा और उसे नजरअंदाज करके वहां से निकल गई। अगले हफ्ते वो फिर खड़ा नजर आया। मैंने देखा, वह देखने में ठीक ठाक था, मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। फिर वह लड़का रोज खड़ा होता, उसकी आदत हो गई थी। कहता तो कुछ नहीं था, लेकिन मेरी सहेली भी मेरे साथ होती थी। एक दिन मैं बुखार आने की वजह से जल्दी से निकल गई। घर ज्यादा दूर नहीं था, इसलिए मैं पैदल ही जाया करती थी। वह लड़का कॉलेज से थोड़ा दूर खड़ा था। मुझे नजर आया, मैं आगे बढ़ती गई। उसने मुझे अकेले आते देखा और बोला, सुनो। मैं रुक गई, मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने हिम्मत करके कहा, क्या है और कौन हो तुम, और रोज मेरे रास्ते में क्यों खड़े होते हो? लड़का मुस्कुराया और बोला, तुम्हारे लिए। मैं डर गई। मेरी आंखों में आंखें डालकर कहने लगा, आई लव यू, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं हैरान हो गई, वह तो मेरा नाम भी जानता था। मेरे हाथ पांव कांप रहे थे। मैंने पूछा, तुम मेरा नाम कैसे जानती हो? उसने कहा, नाम जानना कौन सा मुश्किल काम है, मैं तो तुम्हारे घर का पता भी जानता हूँ। यह सुनकर तो मेरे होश उड़ गए। मैंने डरते हुए पूछा कि तुम क्या चाहती हो? वह बोला, मैं सिर्फ तुम्हें चाहता हूँ। जब से मैंने तुम्हें देखा है, मेरी नींद उड़ गई है, मेरा सुख चैन खो गया है और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे प्यार का जवाब तुम भी प्यार से दो। ये सुनकर मैं रुकी नहीं, कहीं कोई देख न ले। मैं चलने लगी। वो पुकारता ही रह गया, लेकिन मैं भागती हुई घर आ गई। घर पहुंचने के बाद मैंने दवाई ली और सो गई। रात को मुझे थोड़ा बेहतर महसूस हुआ तो मैं उसी लड़की के बारे में सोचने लगी। उसने अपना नाम अनुराग बताया था। उसके बारे में सोचते हुए मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। ये पहली बार था जब किसी लड़की को मुझ में इतनी दिलचस्पी थी। मुझे बुरा भी नहीं लग रहा था। फिर रोज रोज रास्ते में मुस्कुराता हुआ मिलता और इशारों में नमस्कार करता और मैं शर्मा जाती। कुछ ही दिनों के बाद वह मुझे खत देने लगा और मैं घर आकर उसे पढ़ती, फिर उन्हें छुपाकर रख देती। फिर मैं भी उसे खत में जवाब लिखकर देने लगी। मैं उसे पसंद करने लगी थी। हाँ, मैं उसे प्यार करने लगी थी। पहले प्यार का एहसास मुझे पूरे दिन उसी की याद में डुबोकर रखता था। हम रोज रास्ते में एक दूसरे को देखते थे और खतों के जरिए बातचीत करते थे। फिर एक दिन उसने खत में लिखा कि हम कब तक आखिर खत लिखते रहेंगे, अब मिलो मुझसे, हम दोनों को कहीं मिलना चाहिए। मैंने उसे जवाब में लिखा कि मिलना तो मैं भी चाहती हूँ, लेकिन ये संभव नहीं है, हम पकड़े जाएंगे। उसने लिखा, तुम कॉलेज आना और वहाँ से मेरे साथ चलना, फिर मैं छुट्टी के वक्त तुम्हें कॉलेज छोड़ दूंगा। मैं मान गई। अगले दिन वह कॉलेज के पास अपनी बाइक लेकर खड़ा था। मैंने इधर उधर देखा और उसकी बाइक पर बैठ गई और एक गार्डन में ले गया। वहाँ मुझे अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाता रहा। वादे किए, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। उसकी हमारे प्यार के प्रति गंभीरता को देखते हुए मुझे खुद से जलन होने लगी। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि कोई लड़का मेरी जिंदगी में आएगा और मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करेगा। मैं उस दिन बहुत खुश थी। घर आई तो उसे याद करके बार बार मुस्कुरा रही थी। बस हर जगह मुझे वही नजर आता। मैंने घर आकर उसके बारे में किसी को नहीं बताया। हम अक्सर मिलने लगे, पहले गार्डन में, फिर होटल में। फिर एक दिन मुझे अपने दोस्त के फ्लैट में ले आया। मैं डर गई और बोली, अनुराग, तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? मेरा हाथ पकड़कर मुझे अंदर ले गया। यह छोटा सा एक कमरे का फ्लैट था, वहाँ वो मुझे लेकर आया था। उसने मुझे प्यार भरी और लगाव भरी नजरों से देखते हुए कहा, बहुत जल्दी मैं अपने परिवार वालों को तुम्हारे घर भेजूंगा। और फिर मैं उसकी चिकनी चुपी बातों में आकर उसमें खो गई, क्योंकि मैं भी उसकी मोहब्बत में बहुत मजबूर हो गई थी। मेरे पास उसकी बात मानने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। घर आकर मैं बहुत रोई और पछताई कि मैंने क्या कर दिया।
मैं किसी से इस हद तक प्यार कैसे कर सकती हूँ। लेकिन अगले दिन अनुराग ने मुझे फिर से अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाकर सब कुछ भुला दिया। कुछ दिनों से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मेरा शरीर बेजान सा हो रहा था और एक दिन मुझे कॉलेज में चक्कर आ गया तो मेरी सहेली मुझे जबरन डॉक्टर के पास ले गई, जहां मेरा चेकअप करने के बाद डॉक्टर ने मुझसे मेरे पति का नाम पूछा, जिसे सुनकर मैं चौंक गई और सहेली की तरफ देखा। मेरी सहेली बोली, डॉक्टर साहिबा, ये शादीशुदा नहीं है। ये सुनकर डॉक्टर ने अजीब सी नजरों से मेरी तरफ देखा और कहा कि तुम तो प्रेग्नेंट हो। ये सुनकर तो मेरे पैरों तले जमीन खिसकने लगी। डॉक्टर क्या कह रही थी मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। मेरी सहेली मुझे क्लिनिक से बाहर लेकर आई और मेरी हालत देखकर उसने मुझसे कुछ भी नहीं पूछा और मुझे दिलासा देते हुए बोली, मैं किसी को नहीं बताऊंगी, इस राज को राज ही रखूंगी। इस समय तुम्हारी हालत ऐसी नहीं है कि मैं तुमसे कोई सवाल जवाब कर सकूं। उसने मुझे घर पर छोड़ा और चली गई। जब मैं अपने घर पहुंची तो अपने बिस्तर पर गिरकर बहुत रोने लगी। ये क्या हुआ मुझसे? अब मैं क्या करूं? अपने घर वालों से क्या कहूंगी? ये सोचकर मेरा सर फट रहा था। अब आगे क्या होने वाला है? अगले दिन मैं अनुराग से मिली और उसे सारी बात बताई। वह बिल्कुल भी परेशान नहीं हुआ और कहने लगा, घबराओ नहीं, मैं जल्दी ही अपने घर वालों को भेजूंगा। तुम अपने घर पर बात करो और अगर वह नहीं माने तो हम दोनों भागकर शादी कर लेंगे। वह मुझे फिर से सपने दिखाने लगा। उस दिन मैंने हिना को कॉलेज में सब कुछ बता दिया कि मैं किसी से प्यार करती हूँ और हम छुपकर मिलते थे और ये उसी का नतीजा है। अब बताओ मैं क्या करूँ? वह कहने लगी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। बस उस लड़के से कहो कि जल्दी से जल्दी तुमसे शादी कर ले, नहीं तो बहुत बुरा होगा। मैंने उसे कहा कि उसने अपने घर वालों को भेजने को कहा है। आज मैं घर में बताऊंगी कि मैं किसी को पसंद करती हूँ। घर आकर मैंने अपनी माँ को बताया, माँ, मैं एक लड़के को पसंद करती हूँ और मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। वो लोग रिश्ता मांगने के लिए आना चाहते हैं। माँ को ये बात सुनकर बहुत गुस्सा आया और बोली, हमने तुम्हें यही संस्कार दिए हैं क्या? खबरदार, जो वहां से कोई आया मना कर दो उन्हें। अभी तो तुम्हें और पढ़ना है, शादी के चक्कर में नहीं पड़ना है। समय आते ही हम तुम्हारे लिए अच्छा रिश्ता ढूंढ कर तुम्हारी शादी कर देंगे। मैंने कुछ कहने के लिए मुंह खोला तो माँ बोली, मुझे और कुछ नहीं सुनना। माँ कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। अब मैं क्या करती? अगले दिन अनुराग सोचते हुए बोला, अब भागने के अलावा और कोई चारा नहीं है। तुम प्रेग्नेंट नहीं होती तो इंतजार कर लेता, लेकिन अब ऐसी हालत में कोर्ट मैरिज करना ही समस्या का समाधान होगा। तुम ऐसा करो, आज रात अपना जरूरी सामान लेकर तैयार रहना। हम रात को भागकर शादी कर लेंगे। मैं उसकी बात मानती नहीं तो क्या करती? मजबूरी वैसे भी मेरी किस्मत बन चुकी थी। उस रात मैंने अपना जरूरी सामान एक छोटे से बैग में डाला और सबके सोने का इंतजार करने लगी। जब सब सो गए तो मैंने हिम्मत करके अपना बैग उठाया और चोरी से बाहर निकल गई। बाहर नुक्कड़ पर अनुराग बाइक लिए मेरा इंतजार कर रहा था। मैं बाइक पर बैठकर उसके साथ निकल गई। दूर एक बंगले के पास उसने अपनी बाइक रोक ली और मुझे अंदर आने के लिए कहा। तो मैंने पूछा कि ये किसका घर है? वह बोला कि ये उसके दोस्त का घर है, हम आज रात यहीं रुकेंगे। मैं सहमी सी अंदर दाखिल हो गई। वहाँ और भी लड़कियां थीं और कुछ मर्द भी मौजूद थे। गलियारे में गुजरने के बाद अनुराग मुझे एक ड्राइंग रूम जैसे कमरे में ले आया और वहाँ एक उम्र दराज औरत चारपाई पर बैठकर पान चबा रही थी। ले आया लड़की अनुराग? औरत अनुराग से बोली। देख लो, अनुराग ने कमीनेपन से मेरी तरफ देखते हुए बोला। अच्छी है बहुत, मेरे पैसे दे दो, मुझे देर हो रही है। मैं हैरान परेशान होकर खड़ी थी, कभी उस औरत को तो कभी अनुराग को देख रही थी जो औरत से पैसे वसूल कर रहा था। मैं चिल्लाई, अनुराग ये सब क्या हो रहा है और तुम इस औरत से किस चीज के पैसे ले रहे हो? अनुराग ने पैसे लिए और बात किए बिना ही चलता बना। मैं उसके पीछे भागी तो एक आदमी ने मुझे पकड़ लिया
वो औरत उठी और बोली, वह तुम्हें बेचने आया था। ये सुनकर मेरा रंग फीका पड़ गया था। मैंने नाम में अपना सिर हिलाया तो वह औरत बोली, तुम्हारा सौदा करके गया है वो। अब तुम मेरी कोठी की रौनक हो, जैसा मैं कहूंगी वैसा ही तुम करोगी। उसने मेरे सिर पर मानो धमाका किया हो। मैं चिल्लाने लगी, नहीं छोड़ो मुझे, मैं यहाँ नहीं रहूंगी। उन लोगों ने मुझे कमरे में बंद कर दिया, जहाँ चीख चीख कर और रो रो कर मेरी हालत खराब हो गई थी। अनुराग ने मुझे बहला फुसला कर धोखा दिया। एक औरत तो बता रही थी कि वह पहले भी 2 लड़कियों को बेच चुका है। मेरे साथ धोखा हो चुका था, साथ साथ मैं अपनी इज्जत भी गवा चुकी थी और अब कोठी की जिंदगी में इस तरह गंदगी में नहीं रह सकती थी। मैंने दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक दी और आवाज लगाई, मुझे जाने दो। मगर उन लोगों को ऐसी चीखों और पुकारों की आदत थी, मेरी किसी ने नहीं सुनी। मैं थक हार कर शांत हो गई। उसका खास चमचा और लड़कियों का दलाल, जिसका नाम जोरावर था, मेरे लिए रोज खाना पानी देकर जाता था। बहुत बात मानता था वह कांताबाई की। वह कभी कभी मुझे मारता भी था। आज भी मेरे लिए खाना लाया। मैंने चुपचाप खाना खा लिया और उससे कहा, मुझे बाहर आने दो, यहाँ मेरा दम घुट रहा है। जैसा तुम लोग चाहते हो मैं वैसा ही करूंगी। वह ये सुनकर खुश हुआ और खाना खाने के बाद मुझे बाहर ले आया। कांताबाई भी मुझे देखकर बहुत खुश हुई और एक लड़की को बुलाया जिसका नाम काजल था। उसने कहा कि इसका हुलिया दुरुस्त कर इसे सब कुछ सिखा दो, खाने पीने का ख्याल रखकर, ये पेट से है। काजल बहुत अच्छी लड़की थी, मेरा बहुत ख्याल रखती थी। कुछ ही दिनों में मेरी उससे दोस्ती भी हो गई थी। वो भी मेरी तरह हालात की शिकार होकर यहाँ पहुंची थी। मैंने उसे अपनी सारी बात बताई और उसने मुझे कहा कि तुम किसी तरह से यहाँ से भाग जाओ। मैंने उससे पूछा, क्या ये मुमकिन है? मेरी आंखें चमक उठी। उसने मुझसे वादा किया कि वो इस कोठे पर उसकी तरह बाजारू औरत नहीं बनने देगी। वह मौका देकर मुझे वहां से निकाल देगी। उसकी बातें सुनकर मुझे तसल्ली हुई, लेकिन जोरावर के होते हुए ये कैसे संभव हो सकता था। लेकिन उस दिन एक नई लड़की आई थी और जोरावर का सारा ध्यान उसी लड़की पर था। काजल ने चोरी से गेट के ताले की चाबी बनवाई थी और जोरावर के कमरे में जाकर उसने पानी में भी नशे की दवा मिला दी और कहने लगी कि आज तुम्हें यहाँ से हर हाल में निकलना है। लेकिन मैं कहाँ जाऊंगी? मैं घबरा कर बोली, दुनिया बहुत बड़ी है मेरी बहन, बस तुम्हें हिम्मत करनी होगी, सहारा मिल ही जाता है। तुम्हें जहाँ भी कहीं सहारा मिलेगा इस जगह से तो बेहतर ही होगा, काजल बोली। मैंने सिर हिलाकर उसकी बात को मान लिया। यह वह जगह थी जहाँ रात को दिन होता था और सुबह लोग थक कर कुछ घंटों के लिए सो जाते थे। यहाँ से रात को निकलना मुमकिन नहीं था, इसलिए काजल ने मुझे सुबह ही यहाँ से बाहर निकालने का प्लान बनाया था। जब सब सो रहे थे तो मैंने अपना सामान उठाया और दबे पांव काजल के साथ गेट तक आ गई। उधर देखते हुए काजल ने ताला खोला और मुझे गले से लगा लिया और मुझे वहां से बाहर निकलने के लिए कहा, काजल मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी, भगवान तुम्हें इसका फल जरूर देगा। ये कहकर मैं वहां से बाहर निकली। काजल ने फिर से ताला लगा दिया और मुझे कुछ पैसे भी दिए कि ये तुम्हारे काम आएंगे। मैं अब घर नहीं जा सकती थी। मैं रिक्शे में बैठकर उस डॉक्टर की क्लिनिक पहुंच गई। कुछ घंटों के बाद डॉक्टर साहिबा भी अपने दवाखाने पर पहुंच गई। मुझे देखकर उन्होंने मुझे पहचान लिया। मैंने उनसे कहा कि मुझे आपकी मदद चाहिए, मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए। वो मेरी सारी हकीकत सुनने के बाद बोली, ये पाप है, मैं नहीं करूँगी, और मुझे अपने घर लेकर गई। वह बहुत ही सरल स्वभाव की औरत थी। मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखा और मेरी शादी अपने छोटे भाई नवीन से करा दी। सब कुछ जानते हुए भी, और कहा कि नवीन को अपने अतीत के बारे में कुछ न बताना, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। मैं बहुत खुश थी। मैंने नवीन को कुछ नहीं बताया, यहाँ तक कि ये बच्चा भी उसका नहीं है। उसके हिसाब से मैंने 7वें महीने में बच्ची को जन्म दिया था। नवीन अच्छे इंसान थे और मुझसे बहुत प्यार करती थी। मेरा बेटा जब 1 साल का हो चुका था
तब उस दिन मैंने सोचा कि साधु बाबा को नवीन के सामने बुला लूं, मालूम तो पड़े कि आखिर मुझसे क्या बात करना चाहता है। मैंने गेट खोला और उसे अंदर आने के लिए कह दिया। जब वो अंदर आया तो मेरी नजर कपड़ों में छुपे उसके हाथ पर पड़ी, जिस पर उसकी घुंघरुओं की पट्टी बंधी हुई थी, जो जोरावर के हाथ पर बंधी होती थी। मेरा दिल तो मानो धड़कना ही भूल गया था, ये जानकर कि यह कोई और साधु बाबा नहीं बल्कि साधु बाबा के भेष में जोरावर है। नवीन ने उससे पूछा, मेरे घर के चक्कर क्यों लगाती हो और क्या कहना चाहती हो? उसने मेरी ओर देखा और बोला, मुझे मदद चाहिए। उसकी बातों से मुझे पसीना आ रहा था। कैसी मदद? नवीन ने पूछा और उधर मैं अपने माथे पर आता पसीना पहुंचती जा रही थी। मैं बोला, मैं बहुत गरीब हूँ सरकार, मुझे किसी काम पर रख लो। नवीन ने कुछ पैसे देकर उसे चलता किया, ये कहकर कि काम होगा तो रख लूंगा। अगले दिन नवीन के काम पर जाते ही मैंने उसे गेट खोलकर पूछा, आखिर तुम क्या चाहती हो? उसने कहा कि वह कोठा छोड़ चुका है और उसे पैसे चाहिए। मैंने उसे पैसे दिए, लेकिन वो हर बार पैसे मांगने के लिए फिर से आ जाता। मैं बहुत बार दे चुकी थी, न देती तो वह नवीन को सब कुछ बता देता। मैं यही सोचती थी कि उससे कैसे छुटकारा मिले। मैं मन ही मन उसे मार डालने के बारे में सोचती थी, लेकिन मैं ये नहीं कर सकती थी। लेकिन अब उसकी ब्लैकमेलिंग में नहीं आऊंगी, ये सोच लिया था मैंने। और अगली बार उसे पैसे नहीं दिए गए, वो धमकियां देता रहा। आखिर कब तक उसके डर में जीती रहूंगी? अगले दिन फिर आ गया। उसने मुझे बताया कि मैं नवीन को सब कुछ बता चुका हूँ। यह सुनकर मैं कांप उठी। मैं अपना बदला ले चुका हूँ, अब क्या करोगी? कहकर हंसने लगा कि तभी उसी वक्त नवीन पुलिस को लेकर वहां पहुंच गए और पुलिस जोरावर को गिरफ्तार करके ले गई। नवीन मेरे साथ अंदर आ गए और मैं सिर झुकाकर कुर्सी पर बैठ गई। वह मेरी तरफ देखते रहे, फिर बोले, मैं ये सब कुछ पहले दिन से ही जानता था। ये सुनकर मैंने सिर उठाया तो बोले, हाँ, मेरी बहन ने मुझे सब कुछ बता दिया था। मुझे तुम अच्छी लगी, तुम अच्छी लड़की थी, तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ था, लेकिन मैं तुम्हें इसकी सजा क्यों देता? तुम उस वक्त नादान थी, तुम्हें पूरा हक था कि तुम भी अच्छी जिंदगी जियो। मुझे तुम्हारे अतीत के बारे में दिलचस्पी नहीं है, तुम मेरी एक अच्छी साथी ही साबित हुई। मुझे तुमसे बहुत प्यार है, बस इतना याद रखना और हमेशा मेरा साथ देना। मैं उनकी ऋणी हो गई थी। उनके एहसान, उनकी मोहब्बत मेरी किसी अच्छाइयों का प्रतिफल थी। उनका जितना शुक्रिया अदा करती उतना कम था। मैंने सुकून भरी सांस लेकर नवीन की तरफ देखकर सोचा, दुनिया में आज भी अच्छे और महान लोग मौजूद हैं, जैसे ये भाई बहन, लेकिन ऐसे महान लोग हर किसी को नहीं मिलते। लेकिन मैं भाग्यशाली हूँ कि जमाने की ठोकरें खाने से बच गई। मेरी उन तमाम लड़कियों से गुजारिश है कि जवानी में कोई ऐसी गलती न करें जिससे आपके माता पिता का सर शर्म से झुक जाए और आप भी सारी जिंदगी बदनाम होकर रह जाएं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।